नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण कैसे होता है इसके बारे में बात करें। क्योंकि किसी भी जनकल्याणकारी गतिविधि को या सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। और उन लोक सेवकों में विशेषज्ञता, उनको उस चीज़ के लिए कैसे बताएं या उस जो काम है उसके बारे में उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो जनता के सामने जो भी योजनाएं हैं उनको पूर्णतया बिना किसी बेझिझक, बिना किसी रुकावट के पहुंचा दें। तो इसके लिए सरकारों ने प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि जो भी कर्मचारी होगा उसको बिना प्रशिक्षण अगर हम फील्ड में उतार देंगे तो वह सफल नहीं हो पाएगा। तो प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी होता है। तो लोक कर्मचारी को वह कार्य संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ताकि उसमें प्रशिक्षण की गंभीर समस्याएं, प्रशिक्षण में जो भी गंभीर समस्याएं आती हैं उनको कैसे निपटाएं उनकी बात बताई जाती है। उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक बना दिया जाता है। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों में दक्षता, कुशलता, प्रवीणता और अपने सेल्फ डिसीजन कैसे लें उनके बारे में बात करी जाती है। प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी कर्मचारी हैं उनमें कई बार सामाजिक समस्याएं आती हैं, उनको किस प्रकार से निवारित किया जाए इनके बारे में, या उनसे मनोवैज्ञानिक तरीकों से कैसे लड़ा जाए उनके बारे में क्षमता उत्पन्न की जाती है। साथ ही प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की जाती है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से ये सब बातें उस कर्मचारी के मन में डाली जाती हैं, उसके स्वभाव में ऐसी बातें डाली जाती है ताकि वह अपने काम को सुचारू ढंग से कर सके। अब प्रशिक्षण का अर्थ की अगर बात करें तो शिक्षण और प्रशिक्षण दो अलग अलग बातें होती हैं। शिक्षण में तो क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, और प्रशिक्षण में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो भी काम उनको दिया जाए उसमें किस प्रकार से वो सफल हो। शिक्षण के माध्यम से तो हम उनको एक सीढ़ी है शिक्षण, तो जिसके माध्यम से वो जो भी विद्यार्थी है वो पढ़ लिख कर उसके योग्य हो जाए कि वो जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहे उसके लिए लायक हो जाए। और प्रशिक्षण में कोई भी सर्विस प्राप्त कर ली, कोई भी सेवा प्राप्त कर ली, उस सेवा को सफल कैसे संचालित किया जाए, योजनाओं को सफल संचालित कैसे किया जाए उनके बारे में बात की जाती है। तो प्रशिक्षण अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड होता है और शिक्षण अपने आप में सामान्य बात हो जाती है। मेंडल के अनुसार, पहले विलियम टोरबी की बात करें कि प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों की उनकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। मेंडेल के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीनीकरण, ओरिएंटेशन, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयार करना। फिर मेंडल ने दूसरी परिभाषा क्या दी कि एक संयोगात्मक क्रिया के बदले प्रशिक्षण लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। तो प्रशिक्षण के अर्थ को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि हम प्रशिक्षण की परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं कि वह प्रबंधन द्वारा किया गया सचेत प्रयास है जिससे कि कर्मचारियों को अपना काम सीखने और अपनी उपजीविका संबंधी विकास करने में सहायता प्रदान हो सके। अब प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, यानी प्रशिक्षण क्यों किया जाना चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्यों उस प्रशिक्षण करते हैं, तो उसके लक्ष्य क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे। तो उसका मुख्य उद्देश्य एक तो एफिशिएंसी लाना, दूसरा उस कंटेंट को प्रभावपूर्ण बनाना, और तीसरा है दक्षता के। ये जो दो महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। पहला कार्य विशेष, हाँ, तो हम प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रथम कार्य विशेष विषयक दक्षता है जो कर्मचारी वर्तमान कार्य में अथवा भावी उच्चतर कार्य में दिखा सकता है। और दक्षता का दूसरा स्वरूप कर्ता के स्वभाव को ऊंचा करना है। 1944 में इंग्लैंड के असिस्टेंट कमिटी ने प्रशिक्षण के 5 उद्देश्य बताए।
क्या क्या बताए कि कर्मचारियों में विश्वसनीय चातुर्य उत्पन्न करना, दूसरा कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और उन्हें यह समझाना कि वे सेवक हैं या सेवक हैं, स्वामी नहीं। कर्मचारियों में सामुदायिक चेतना पैदा करना और उसके यंत्रीकरण से बचाना। लोक कर्मचारियों को इस योग्य बनाना कि वे बदलते हुए संसार में अपने काम को सुगमतापूर्वक कर सकें। लोक कर्मचारियों में उच्चतर कर्तव्यों एवं दायित्वों के लिए क्षमता पैदा करना। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये उनके उद्देश्य होते हैं कि लोक कर्मचारी को इस हिसाब से बना दिया जाए कि वो अपनी क्षमता के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से ऐसे काम जो कल्याणकारी काम है वो बिना किसी बेझिझक के, बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए अपने और जो भी परिवर्तन होते रहें उनको अनुसार अपने आप में ढल जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसके उद्देश्य होते हैं। प्रशिक्षण की विधि, अब प्रशिक्षण की विधि भी अनेक प्रकार से होती है कि प्रशिक्षण कैसे लिया जाए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या और कोई पद्धति अपनाई जाए, सेमिनार हो या वर्कशॉप हो या कोई सामूहिक गोष्ठियाँ हों, इस आधार पर भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो टॉपिक जो है उसके मतानुसार प्रशिक्षण के उचित तरीके चुनने का मापदंड स्वस्थ शिक्षा सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन में प्रशिक्षण की क्रिया संपन्न करने के लिए जिन अनेक तरीकों का प्रयोग होता है वे इस निर्णय के साथ साथ बदलते रहते हैं कि प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से दिया जाए या अथवा सामूहिक रूप से दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाए तो उसमें विचार विमर्श हो सकता है, कार्य परिवर्तन हो सकता है, औपचारिक पाठ्यक्रम हो सकता है, पत्राचार हो सकता है, सामुदायिक शिक्षा हो सकती है, पर्यावरण पर्यवेक्षण अधीन हो सकता है, आदि अनेकों तरीके अपनाए जाए। और समूह में अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो सम्मेलन, सेमिनार, सामूहिक विचार विमर्श, क्षेत्रीय दौरे, भाषण, निरीक्षणात्मक आदि प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। और कई बार प्रशिक्षण रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, प्रेस आदि के पर्याप्त उपयोग किया जा सकता है। तो ये हैं प्रशिक्षण के विधियाँ। तो उनमें सामूहिक प्रशिक्षण हो गया, कार्य पर निर्देश, कोई विशेष फोकस करना हो तो उस पर बात कर ली जाती है, लिखित परिपत्र के द्वारा कि आपको ये कोई चीज़ें बता दें कि इनका आप इस हिसाब से आपको काम करना है। परिसंवाद करके, जैसे हम परीक्षार्थी और परीक्षक की बात करते हैं वैसे। अधिसभा, कोई सिंडिकेट की बैठक बुला के। भ्रमण द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फील्ड में भेजना। अनुभव द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है कि कहीं जाना हो मान लो तो हमें पूछना यार ये रास्ता गलत है तो क्यों नहीं हम दूसरे से पूछ लें, तो उसको ये अनुभव हो जाता है कि ये गलत रास्ता था, हमें ये भी चुनना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों से भी हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रशिक्षण के प्राप्त कौन कौन से होंगे, एक तो औपचारिक होगा, अनौपचारिक होगा, दूसरा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण होगा, तीसरा प्रवेश पूर्व, सेवाकालीन तथा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण होगा, चौथा विभागीय अथवा केंद्रीय प्रशिक्षण होगा और पांचवा कौशल तथा आधारभूत प्रशिक्षण होगा। तो औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि हमें कागजों में बांध दिया जाए तो वो होगा औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण में अनौपचारिक रूप से जो भी प्राप्त करना प्रशिक्षण होगा वो अनुभव पर आधारित होगा, अनौपचारिकता उसमें होगी। इसमें व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह क्रम से अपने आप सीखता चला जाता है। और औपचारिकता में हमें केवल वो कागजों की कानूनों की वो उसके आधार पर हमें बांध दिया जाता है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण में होगा कि कभी मान लो 10 दिन का हो, शॉर्ट टर्म हो, और कभी 2-2 महीने का हो, तो ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण हो सकता है। जैसे सैनिकों से अगर ट्रेनिंग करानी हो, IAS से ट्रेनिंग करानी हो, या कोई सामान्य केवल एक ही चीज़ को फोकस करना हो तो छोटी ट्रेनिंग हो सकती है, और सैनिकों की इनकी बड़ी भी हो सकती है। प्रवेश पूर्व, सेवाकालीन तथा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण। कई बार क्या होता है कि प्रवेश पूर्व जैसे कोई अपने आर्मी में भर्ती करानी हो तो उसके लिए प्रशिक्षण ये होगा कि आपको फील्ड में बुला लेंगे और आपकी दौड़ भाग करवा लेंगे या उनसे आपसे टेस्ट करा लिया जाएगा, जो भी कुछ होगा वो इस हिसाब से होगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण कि जब सेवा चल रही हो उसके दौरान भी प्रशिक्षण हो सकते हैं, जैसे ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं। और तीसरा है प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, प्रवेश भी हो गया और उसके बाद प्रशिक्षण किया जाता हो। नवीनीकरण प्रशिक्षण, जिसमें आपको रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से रिफ्रेश किया जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के या फिर किसी कल्याणकारी योजना को लेकर आपको रिफ्रेश किया जाता है। पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण, जो संगठन में जो भी ऑब्जर्वर होते हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण किया जाता है। पदोन्नति के लिए भी प्रशिक्षण होता है। ट्रेनिंग
चल रही है, आपकी सर्विस में हो और आपकी ट्रेनिंग पदोन्नति होनी है, तो वो भी उसके लिए भी प्रशिक्षण हो सकता है। शिक्षण के लिए प्रशिक्षण, मान लो किसी बच्चे को सही, अभी जैसे अपने कॉलेज एजुकेशन में देखें तो ज्ञान गंगा एक तरह से एक शॉर्ट टर्म 6 दिन का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, तो ये भी प्रशिक्षण हो जाता है, उसमें नवाचार आते हैं। नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण, मान लो कि हमें एसआई की पोस्ट, कोई कांस्टेबल है और कांस्टेबल का प्रमोशन होना है और प्रमोशन में उसको एसआई की बातें ही ध्यान नहीं है, तो उसका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आता है कि प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण के बीच अंतर यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच भेद को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कर्मचारी के वर्तमान दायित्वों से प्रत्यक्ष संबंधित होता है और इसके विपरीत प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कर्मचारी को भविष्य के लेकर तैयार किया जाता है। विभागीय तथा केंद्रीय प्रशिक्षण, जो कि डिपार्टमेंटल और उसके जो सेंटर फोकस करते हुए उसको किया जाता है, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है। कौशल तथा आधारभूत प्रशिक्षण, मान लो कोई स्किल डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए हो एनएसएस का काम करना है, बच्चों से कैसे काम कराएं, तो उनका प्रशिक्षण भी होता है। तो स्काउट गाइड का प्रशिक्षण, तो ये कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को भी करना पड़ सकता है। अब प्रशिक्षक कौन होना चाहिए? प्रशिक्षण जो प्रशिक्षक वो होगा जो उस कार्य में दक्ष हो और उसमें जो प्रशिक्षण की विषय वस्तु होगी उस विषय वस्तु के अंतर्गत ये चीज़ शामिल की जाएगी कि जो भी काम हमें करना है, उस जो भी काम के लिए हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए वो उसमें उसको फोकस करना होता है। प्रशिक्षण में कई प्रकार अनेकों समस्याएं आ जाती हैं, जैसे प्रशिक्षण कार्यों का अनुचित मूल्यांकन, कई बार किसी से मैलाफाइड होकर भी प्रशिक्षण में मूल्यांकन कर दिया जाता है। दूसरा है कर्मचारी के कार्यों और प्रशिक्षणों के बीच ढीला समन्वय, जो कर्मचारी काम करता है और उसका प्रशिक्षण, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, मेरे को काम करना है क्या और सिखा दिया जाता दूसरी चीज़। तीसरा, सामान्य सेवी वर्ग के कार्यों से प्रशिक्षण का प्रशासकीय पार्थक्य, यानी प्रशासक जो प्रशिक्षण लेते हैं और सामान्य प्रशिक्षण लेते, सेवा वर्ग वाला प्रशिक्षण लेते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रामाणिकता, जो भी सेवाकाल है उसमें अगर प्रशिक्षण ले तो जो पाठ्यक्रम में ढीलापन होता है। कार्यभार, इसमें कार्यभार ज़्यादा होता है, पर्यवेक्षक कर्मचारी दोनों ही यह अनुभव करते हैं कि प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने के लिए उनके पास समय नहीं है, टाइम की कमी है। धन की समस्या, प्रशिक्षण कई बार क्या करता है कि उसमें धन की समस्या होने पर उसमें कटौतियाँ करने चालू कर देते हैं और तब जब कटौतियाँ हो जाती हैं तो प्रशिक्षण सफलता को प्राप्त नहीं करता। तो ये जो भी हमें प्रशिक्षण के बारे में बातें बताई हमने, वो सब किसी भी योग्यता कर्मचारी के लिए जरूरी होती है और उनको प्रशिक्षण प्राप्त करना बेहद जरूरी होता है। धन्यवाद।